नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। और आज हम करेंगे ऑल इंडिया जीके टेस्ट नंबर 54। तो सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने रेनबो परिवार में। तो चलिए बच्चों, मैं आज का टेस्ट फटाफट शुरू कर देता हूं। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और आज हमारा जीके का 54वां टेस्ट है। तो सभी बच्चे जल्दी तैयार हो जाइए और अपना पूरा टेस्ट दीजिए। एंड तक क्लास को देखिए और डेली रात 8:30 बजे हमारे इस टेस्ट को दीजिए। तो पहला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पिसीकल्चर मत्स्य पालन, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन, पोमोलॉजी फल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर अंगूर उत्पादन। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो ध्यान से सुनिएगा। पिसीकल्चर मत्स्य पालन बिल्कुल सही है। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन को कहते हैं, बिल्कुल सही है। पोमोलॉजी फल उत्पादन को कहते हैं, यह भी सही है। जबकि हॉर्टिकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है बच्चे, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हॉर्टिकल्चर को अंगूर उत्पादन नहीं कहते। हॉर्टिकल्चर में अंगूर उत्पादन नहीं होता। ठीक है बच्चे, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागबानी करना। आइए सवाल नंबर 2 की ओर। जम्मू कश्मीर में स्थित देश में सबसे लंबी सड़क सुरंग पटनी टॉप सड़क सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? धौलाधार, शिवालिक, जांस्कर या पीर पंजाल? बताइए, सबसे लंबी सड़क सुरंग पटनी टॉप किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3। भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताइए, हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर? जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर कमेंट करते रहिए बच्चों। ये सुपर डुपर फास्ट टेस्ट होता है आपका, बिल्कुल सुपर फास्ट होता है। तो किस नगर में 2 रेलवे जोन है? मुंबई में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 4। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, यानी स्वर्ण त्रिभुज कौन कौन से शहर बनाते हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, आगरा, ग्वालियर? इनमें से कोई नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं, त्रिभुज की बात हो रही है। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका आगरा, दिल्ली, जयपुर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। HYA कार्यक्रम को भारत में और क्या कहते हैं? HYA कार्यक्रम श्वेत क्रांति, नव कृषि नीति, नीली क्रांति या पारंपरिक कृषि? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चा, HYA कार्यक्रम को और क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नव कृषि नीति कहते हैं। बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट होता है ये, रोजाना रात 8:30 बजे। तो सभी विद्यार्थी डेली तैयार रहा करो। नव कृषि नीति कहते हैं। सवाल नंबर 6। मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? मुल्लाई पेरियार बांध कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक? जल्दी से कमेंट करिएगा सभी बच्चे। मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो सभी याद रखिएगा, ये तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होएगा, तमिलनाडु और केरल। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। किस राज्य की क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? जल्दी बताइए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। किस राज्य में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से रैंकिंग एक जैसी है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या गुजरात? तो सभी याद रखिएगा, मेघालय की क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बिल्कुल बराबर रैंकिंग है। मेघालय इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 8। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार से नहीं लगती। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मिजोरम? सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर कमेंट करते रहिए बच्चा। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? सोचिए जल्दी से। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या मिजोरम?
तो बिल्कुल असम की नहीं लगती, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। सवाल नंबर 9 बताइए। भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया गया? जल्दी बताइए। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया जाता है? 75.5 अक्षांश, ई का मतलब ईस्ट, पूर्वी अक्षांश, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, 90.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, या 0 डिग्री अक्षांश। तो सभी बच्चे जानते होंगे भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश से गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है बच्चे, भारत की मानक समय रेखा जहां से पूरे भारत का समय माना जाता है। ठीक है बच्चे, वरना सभी स्थानों का समय अलग अलग होता है सूर्य उदय के अनुसार, लेकिन मानक समय रेखा को आधार मानकर पूरे भारत का समय वहीं का माना गया। यानी आज जो हमारी घड़ियों में और पूरे भारत में समय चलता है वो वास्तव में इलाहाबाद के नैनी शहर का समय चलता है। ये जो 82.5 डिग्री अक्षांश है ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरता है, इसीलिए इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। सवाल नंबर 10। 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की बालिका कौन है? गोरा देवी, मासी मलिक, नुंगसी मलिक, या मलावत पूर्णा? जल्दी जल्दी बताइएगा। 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की बालिका कौन है? तो मलावत पूर्णा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 11। भारत की स्थल आकृति मानचित्र में से कौन सा संगठन बनाता है? बताइए, निम्न में से कौन बनाता है? जो भारत का नक्शा है वो कौन सा संगठन बनाता है? सीधा सीधी बात यह है, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? बताओ, भारत की स्थल आकृति मानचित्र कौन बनाता है? सवाल नंबर 11, जल्दी बताइएगा कौन बनाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाता है। प्यारे बच्चों, भारत का जो नक्शा या मानचित्र है वो कौन तय करता है, कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। सवाल नंबर 12। जीरो मील नगर किसे कहते हैं? जीरो मील नगर, पुणे, भोपाल, नागपुर, अहमदाबाद? बताइएगा, जीरो मील नगर किसे कहा जाता है? पुणे, भोपाल, नागपुर, या अहमदाबाद? तो बिल्कुल नागपुर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन जिसका है बिल्कुल करेक्ट है। जीरो मील नगर बच्चों नागपुर को कहते हैं। सवाल नंबर 13। पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट निम्न में से किसे किसे जोड़ता है? सिक्किम को बंगाल से, महाराष्ट्र को गुजरात से, केरल को तमिलनाडु से, या अरुणाचल को सिक्किम से? बताइए, पालघाट किन राज्य को जोड़ता है? तो सभी याद रखिएगा, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है पालघाट दर्रा, केरल को तमिलनाडु से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसने सी बताया बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 14। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, लूनी, नर्मदा, कृष्णा, या फिर ब्यास? जल्दी बताइए, थोड़ा सा समय देता हूं चलो इस सवाल के लिए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इनमें से एक भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है, तो बिल्कुल लूनी हो जाएगी। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, लूनी नदी। क्या है बच्चा? लूनी नदी। सवाल नंबर 15। सुमेलित करिए यानी मिलान करिए। देखो, 4 शहर और उनके किस नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर है? जबलपुर, विजयवाड़ा, सूरत और हैदराबाद। इन 4 शहरों का आपको नदी से मिलान करवाना है। तो बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर? देखो, जो जबलपुर है सभी जानते हैं नर्मदा नदी के तट पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और बच्चों, हैदराबाद आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। देखो, जबलपुर नर्मदा नदी, ठीक है बच्चा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है ना, तो जबलपुर नर्मदा, विजयवाड़ा हो जाता है आपका कृष्णा,
सूरत, ताप्ती और हैदराबाद, मूसी, यानी ए ऑप्शन 2 3 4 1। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। सवाल नंबर 16, भारतीय गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा प्रतिशत में है। पढ़े लिखे हुए बेरोजगार, बेरोजगार सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। बताइए उस प्रदेश का नाम जहां शिक्षित बेरोजगारी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो बिल्कुल केरल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत है। सवाल नंबर 17, गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? बताइए बच्चा, गणतंत्र किसे कहते हैं? तो बिल्कुल जहां पर वंशानुगत शासन नहीं होता उसी को गणतंत्र कहते हैं। यानी जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना बनता हो। जैसे कि कोई राजा है तो उसका बेटा राजा नहीं बनेगा, जब तक उसको चुनाव में जीत नहीं मिलेगी तब तक तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाता है, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाता, चुनाव होता है तब चुना जाता है। सवाल नंबर 18, 42वें संशोधन द्वारा, देखो सभी बच्चे एंड तक टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके मुझे बताना कितने नंबर आपके आए। इसीलिए मैंने टेस्ट की स्पीड को लगभग डबल कर दिया, आपका समय लगभग लगभग आधा कर दिया टेस्ट का। ठीक है बच्चे, जहां 40 मिनट में टेस्ट होता था अब वहां लगभग 25 से 26 27 मिनट में 30 मिनट में टेस्ट हो जाता है। तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में कौन किन क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सवाल नंबर 18, जल्दी बताइए क्या जोड़ा गया? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। और आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है। ठीक है बच्चों, आज ही के दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है प्यारे बच्चा, सभी याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान पर अंतिम सिग्नेचर करके संविधान तैयार कर दिया था। आज ही के दिन मुंबई हमला भी हुआ था, सन 2008 में मुंबई हमला भी हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 26/11 में संविधान बनकर तैयार और 2008 में मुंबई हमला। चलिए, तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 19, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, जल्दी बताइए क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं आज सारे के सारे। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे दी गई है? तो बिल्कुल भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से दी गई है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, समझ गए बच्चे? बी ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सवाल नंबर 20, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, अमेंडमेंट एक्ट 1786, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट 1786। सवाल नंबर 21, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब बनाया गया? सम्राट का स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी, कहीं कहीं पुस्तक में सम्राज्ञी होता है। ठीक है बच्चे, बताइए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब बनाया गया? 1885, 75, 66 या 58 में? जल्दी बताइए, कौन बच्चा जानता है कब बनाया गया? तो बिल्कुल 1858 में बनाया गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है बच्चों। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी 1858 में बनी थी। आइए सवाल नंबर 22, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में
भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया था। कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देख लो जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब महारानी विक्टोरिया बनी 1858 में भारत की साम्राज्ञी, तो भारतीयों को उन्होंने बहुत सारी चीजें देने का विश्वास दिलाया। कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ए ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की स्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बताइए कौन सी ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। देशी रजवाड़ों यानी देशी रियासतें जो थी उनकी यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। बी करेक्ट है, बाकी गलत है। सवाल नंबर 23, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या संपूर्ण स्वतंत्रता देना। मार्ले मिंटो सुधार की बात हो रही है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार, तो मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं, पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाना। ए ऑप्शन करेक्ट है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाना था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 24, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया? यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल नंबर 24, बताइए जल्दी से। याद रखना, ये जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 है, यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, 24वें सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 25 की ओर। सन 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें किसकी व्यवस्था की गई? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, या प्रांतीय व्यवस्था की? बताइए किसकी व्यवस्था की गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सवाल नंबर 26, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रधानों का सार क्या था? बताइए, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें किसकी क्या प्रधानता, किसकी प्रधानता थी? राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, मुस्लिम लीग हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों की वीटो शक्ति? बताइए सवाल नंबर 26। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रांतों में दोहरा शासन। सवाल नंबर 27, 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित व निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? जो 1940 का कैबिनेट मिशन था उनमें से कौन सा एक सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी? कौन सा इनमें से सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का जो भारत में आया था 1940 में? बताइए, जिसने रिपोर्ट दी थी कि भारत का एक अलग संविधान बनेगा। तो याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। और इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए था क्योंकि ये तीनों सदस्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के थे। याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था और बाकी नहीं। तो तीनों सदस्य थे, एबीसी डी नहीं था। सवाल नंबर 28, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? यानी संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होने तक यानी 1950 से पहले और 1947 के बाद, इन 3 सालों में, समझ रहे हो ना, संविधान लागू होने तक भारत की स्वतंत्रता जब हो गई थी 1947 में और 1950 में संविधान बना, तो बीच के 3 साल में
ये शासन किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत का शासन चलाया गया था, 47 से लेकर 1950 के बीच में, जब तक संविधान नहीं बना और स्वतंत्रता मिल चुकी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 29 की ओर। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस के नाम से निम्न में से किस नाम से जानी गई? मैं फिर सवाल बता देता हूं, बड़ा अच्छा सवाल है। भारतीयों को 1947 में सत्ता जो सौंपी गई थी उसकी योजना किस नाम से बनाई गई? मार्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, या उपयुक्त सभी? किस नाम से योजना बनाई गई थी जब भारतीयों को सत्ता सौंपी गई थी, अधिकार सौंपे गए थे, देश सौंपा गया था? तो माउंटबेटन योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 30 की ओर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया? अखिल भारतीय महासंघ, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946? बताइए। 30 सवाल हमारे पूरे हो चुके हैं और बड़ी जल्दी हम अपना 40 सवालों का टेस्ट पूरा करने वाले हैं। सभी बच्चे बने रहिएगा एंड तक और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हो फटाफट क्लास को शेयर करिए। और कल रात हमने एक डाइस की क्लास की वीडियो आप लोगों को एक डाइस की क्लास दी है, सभी बच्चे डाइस की क्लास देख लेना। रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी जगह आता है, आप उस क्लास को जरूर देखें। तो सवाल नंबर 30 ने पूछा था कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान संविधान में कब शामिल किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। किसके अनुसार? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। सवाल नंबर 31, द मोस्ट इंपोर्टेंट। केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया? द्वैध शासन डायआर्की। बताइए। एक तो गवर्नर के नीचे अंग्रेज के मंत्री और एक गवर्नर के नीचे भारतीय मंत्रीगण। द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935, या फिर 1947? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो जल्दी बताइए क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा, सभी कमेंट करते रहिए और जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं ये टेस्ट बनाकर लाता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। 31वें सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए सवाल नंबर 32 की ओर। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब पारित किया गया? 1909, 1919, 1935 या 1946? तो याद रखिएगा 1935 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार ने 1935 में पारित किया। और बहुत जल्द मैं आपके लिए रीजनिंग की एक क्लास लेकर के आने वाला हूं जिसका टॉपिक क्लॉक रहेगा। घड़ी के प्रश्न, घड़ी संबंधी प्रश्न मैं आपको बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं। कई बच्चों के मैसेज आ रखे हैं क्लॉक पढ़ाने के लिए, तो सभी रेडी रहिए। जल्द से जल्द आपको क्लॉक की क्लास दी जाएगी पूरी, एक एक सवाल पढ़ा दूंगा क्लॉक का। तो इसका करेक्ट आंसर 1935 होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919? बताइए सचिव का पद कब बना? सभी याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा यह बनाया गया। तो बी करेक्ट है, बाकी नहीं। सवाल नंबर 34।
वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर बताइए कौन सा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, जल्दी बताइए। बड़ा आसान है, सभी लोग कमेंट करिएगा एक बार। जो बच्चा क्लास देख रहा है, जहां से भी क्लास देख रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। सबसे बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, अटलांटिक, हिंद या प्रशांत? बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर, तो डी करेक्ट है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा क्षेत्रफल लगता है। सवाल नंबर 35, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास? सभी जानते हैं। सवाल नंबर 35 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा बच्चे? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था। सवाल नंबर 36, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में आने वाला है, 10 मार्च, 10 जुलाई, 10 सितंबर, 10 दिसंबर? जो बच्चा नहीं जानता ध्यान से सुन लेना। विश्व मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई थी? बड़ी फेमस है ये, आप सभी जानते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य या फिर चाणक्य, चालुक्य? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ए लगा लीजिए, गुप्त के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान? गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई। ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 38, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य से संबंध की जांच की? केंद्र और राज्य के बीच का संबंध की जांच की किस समिति ने? अशोक मेहता, इंद्रजीत गुप्ता, सरकारिया आयोग या एन वोहरा समिति? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की जांच किसने की थी? सरकारिया आयोग ने। इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। सवाल नंबर 39, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? और आज का टेस्ट कैसा लगा? बस 2 सवाल आपके टेस्ट बचे हैं। आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और टेस्ट की स्पीड आपको कैसी लगी ये भी मुझे जल्दी बताइए। ज्यादा फास्ट तो नहीं है या ज्यादा स्लो तो नहीं है या नॉर्मल है, मुझे बताइए आप जरा लिख के। सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि ये टेस्ट लेने की स्पीड अब कैसी है। तो किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था? सभी जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? 73वां। 73वां। और आखिरी टेस्ट का, आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग जल्दी बताइए। यूपी पीसीएस में भी आया था ये सवाल। 355, 256, 324 या 320? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो बिल्कुल इसका सही जवाब 324 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है बच्चों, तो आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर बताकर जाइएगा। और सभी बच्चे अब तैयारी पे जुट जाइएगा, परीक्षाएं नजदीक है। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं दिल्ली पुलिस के, और एनटीपीसी ग्रुप डी के भी जल्दी आने वाले हैं। यूपी फायरमैन की परीक्षाएं भी आने वाली है, और चकबंदी, लेखपाल और पटवारी की भर्ती भी उत्तर प्रदेश शासन निकालने वाला है। ठीक है बच्चा, सभी तैयार रहिए। डेली जीके का टेस्ट दीजिए, और पिछले टेस्ट नहीं दिए हो तो जीके के पिछले वाले टेस्ट भी अपने पूरे कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आप सभी को अलविदा कहता हूं, कल मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखिए। आप हैं रेनबो गुरु के साथ, करो तैयारी जीत की।